हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 7 त्रिभुज पढ़ने वाले हैं। तो त्रिभुज में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो मेनली इस चैप्टर में त्रिभुज की सर्वांग समता पढ़ी जाएगी। त्रिभुज की सर्वांग समता कब कब कौन कौन से कंडीशन होंगे कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो वो सारी कंडीशंस को हम पढ़ेंगे। तो ये सारी कंडीशंस पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वांग समता असल में होता क्या है। ठीक है, फिर सब कुछ समकोण त्रिभुज के प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे त्रिभुज की असमिताएं इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वांग समता असल में क्या होता है। सर्वांग समता, तो अगर हम सर्वांग समता पे विचार करें तो सर्वांग समता मतलब सर, इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रेक करें तो लिखे, हम इसको लिख सकते हैं सर्व धन अंग धन समता। मतलब सर्व अंग सम, सभी अंग समान, सभी अंग समान हो। इसका क्या मतलब है कि एक एक टू द पॉइंट जो जो चीजें हैं एक एक पर्टिकुलर चीज में, सेम पर्टिकुलर चीज में वही चीजें हों, तो उसको बोलते हैं सर्वांग सम। अब सर्वांग सम को थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करें तो देखिए, सर्वांग समता का 2D जो हमारा जो फिगर बनाते हैं 2D फिगर, उसमें सीधा सा मतलब होता है कि दो फिगर सर्वांगसम तब कहे जाएंगे जब वो दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप कर ले। ओवरलैप कर ले मतलब ये अगर एक सर्कल है और दूसरा एक सर्कल है, तो दोनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर रखें तो दोनों में से अलग अलग दोनों सर्कल ना दिखाई दे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करते हुए दिखें। जैसे मान लिया कि हमने एक सर्कल बनाया, ठीक, फिर हम एक दूसरा सर्कल बनाना चाहते हैं। अब ये सर्कल जो बना रहे हैं हम, उसमें क्या करें कि इस पे बिल्कुल देखिए, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इसी पे ओवरलैप करवा रहे हैं। तो अब हमको दूसरा सर्कल अलग ही और पहला सर्कल अलग नजर नहीं आ रहा है। तो ये होती है कसौटी सर्वांग समता की। इस पे दो सर्कल एक दूसरे पे ओवरलैप किए हुए हैं, लेकिन पहला सर्कल अलग और दूसरा सर्कल अलग अलग नजर नहीं आ रहा है। अभी तीसरा सर्कल है, इसमें तीसरा सर्कल दिख रहा है, तो ये तीसरा सर्कल इन दोनों के सर्वांग सम नहीं होगा। तो सर्वांग समता का सीधा सा क्या मतलब है कि दो आकृतियां एक दूसरे के सर्वांग सम तब होंगी जब वो एक दूसरे पे पूरी की पूरी तरह ओवरलैप कर जाएं। अब ओवरलैप कर जाएं तो कौन कौन सी आकृतियां किस किस तरह सर्वांगसम होंगी, इसको देख लें। जैसे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, मान लिया एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो पॉइंट का तो ना लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं होता है, तो हर पॉइंट एक दूसरे के सर्वांगसम होता है, ये हम कर सकते हैं। फिर दूसरी बात है, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन है, लाइन लाइन मतलब इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ मतलब उसका लेंथ तो कुछ है नहीं, तो इसमें सर्वांग समता की बात क्या कहेंगे कि एक लाइन, सारी लाइन एक दूसरे के सर्वांग सम ही होती है। लाइन सेगमेंट की अगर बात करें, लाइन सेगमेंट मतलब विद ए फाइनाइट लेंथ, ये ए बी है और ये है सी डी। तो लाइन सेगमेंट सर्वांगसम कब कहे जाएंगे, अगर इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इसका भी लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, तो दोनों लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड सर्वांगसम होंगे। किरण, कोई भी दो किरण सर्वांगसम होते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी इनफाइनाइट लेंथ का होता है। फिर नेक्स्ट आता है एंगल, ये आ गया एंगल। तो कोई भी दो एंगल सर्वांगसम कब होंगे, जब उन दोनों के बीच का कोण बराबर हो। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री, तो ये दोनों सर्वांगसम होंगे। फिर अब हम आते हैं त्रिभुज पे आने से पहले कुछ और आकृतियां देख लेते हैं। दो सर्कल सर्वांगसम कब होंगे, जब उनका जो रेडियस है वो बराबर हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये भी रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। तो कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसे दो सर्कल ले लीजिए जिनका रेडियस बराबर है, तो वो सर्कल सर्वांगसम होंगे, ठीक है। सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कोई भी ऐसे दो सर्कल जिनका रेडियस बराबर नहीं है तो वो दोनों सर्कल सर्वांगसम
नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब हम ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल पे आते हैं जो है एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। अब ट्रायंगल को सर्वांग कब कहेंगे? तो सर्वांग समता का भाई सीधा सा एक ही मतलब है कि दो ट्रायंगल सर्वांग तब कहे जाएंगे जब वो दोनों एक दूसरे को पूरी की पूरी तरह ओवरलैप कर जाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओवरलैप करने से पहले क्या शकल तो सेम दिखनी चाहिए ना, इसकी शकल कुछ और दिख रही है, इसकी शकल कुछ और दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है सर्वांग तो नहीं होंगे। कोई भी चीज बोलेंगे कि बिल्कुल बराबर है, उससे पहले कि कुछ दिखना भी तो चाहिए बराबर। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर कोई 90 डिग्री है नहीं, तो सर्वांग इनमें दोनों सर्वांग समता की बात हो ही नहीं सकती। फिर इन दोनों में देखते हैं, इनमें सर्वांग समता की बात हो सकती है क्योंकि शकल सेम दिख रही है। अब अगर हम ए बी सी और इसको पी क्यू आर ये दोनों ट्रायंगल बोले कि सर्वांग है, तो कब होंगे? जब एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, और एंगल आर एंगल आर के बराबर हो, और ए बी बराबर पी क्यू हो, ए सी बराबर पी आर हो, और बी सी बराबर क्यू आर हो, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांग सम है। अच्छा, इसमें खास बात ये ध्यान देने वाली है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ए पी के बराबर बी क्यू के बराबर और सी आर के बराबर है, लेकिन ए बी जो है पी आर के बराबर हो जाए। जैसे एंगल्स बराबर हैं उसी के करस्पॉन्डिंग साइड, या जिस करस्पॉन्डिंग में साइड बराबर है उसी के करस्पॉन्डिंग में एंगल भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर एंगल ए पी के बराबर और एंगल बी क्यू के बराबर है, तो इन दोनों एंगल के से जो कॉमन साइड है कंटेनिंग साइड ए बी, वो इन दोनों एंगल के कॉमन साइड पी क्यू के ही बराबर होना चाहिए, ना कि पी आर के कॉमन साइड के बराबर हो जाए। ये बात ध्यान रखनी है। फिर इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस तरह से लिखते हैं, कोई भी दो साइड पकड़ लेते हैं, ए बी, ये यहाँ से ले लिए ए बी सी, ये ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू या सर्वांग सम। अब ए किस पे जा रहा है? एंगल पी पे, तो पी, फिर बी किस पे जा रहा है? क्यू पे, पी क्यू एंड आर। तो ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। इसको लिखने का भी एक मैनर है कि इसको दूसरे तरीके से, ऐसा नहीं कि बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल जो जिसके सर्वांगसम है वो उसी के। अब यहाँ से अगर हम बस यही देख लें कि ए बी सी इज सर्वांगसम टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी किसके बराबर है? पी क्यू के। बीसी किसके बराबर है? क्यू आर के। और सी यहां से हो गया, एसी किसके बराबर है? पी आर के। एंगल्स भी हम दिखा सकते हैं, एंगल ए, ये एंगल ए है, बराबर है एंगल पी के। एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल क्यू के, और एंगल सी बराबर हो जाएगा एंगल आर के। इस तरह से हम ट्रायंगल देख के कौन से दो ट्रायंगल सर्वांगसम है ये दिखा सकते हैं, और दो ट्रायंगल सर्वांगसम लिखे हुए हैं तो उसमें कौन से करस्पॉन्डिंग साइड और कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे वो दिखा सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है कि कोई दो एंगल सर्वांगसम, कोई दो ट्रायंगल सर्वांगसम तभी होंगे जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स और उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। अब तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर बार जब भी हम हमें दो ट्रायंगल जो है सर्वांगसम दिखाने होंगे तो बार बार हम पूरे तीनों साइड और तीनों एंगल, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल पूरा इक्वल दिखाएंगे, तो फिर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को शॉर्ट करने के लिए कुछ अभिगृहित दिए गए हैं, कुछ सर्वांगसमता के नियम बताए गए हैं, और उस नियम को बोला जाएगा कि जैसे पूरा नहीं, सारा चीज हम तीनों साइड और
तीनों एंगल इक्वल नहीं करेंगे, कुछ चीजें इक्वल कर लेंगे, उसी से हम बोल देंगे कि हाँ ये सर्वांगसम है। तो सबसे पहला जो नियम है वो देखिए क्या नियम है। अभिगृहित 7.1 है, वो आता है SAS सर्वांग समता। तो पहले SAS सर्वांग समता का मतलब समझिए। S का मतलब होता है साइड, एक का मतलब होता है एंगल, S का मतलब हो गया साइड। साइड एंगल साइड, भुजा, कोण, भुजा, ये क्या मतलब है कि कोई भी दो ट्रायंगल है आपके पास, कोई भी दो ट्रायंगल है आपके पास और उसमें आपको ये चीज पता है, मान लिया ये है A B C, दिस इज P Q R, और आपको पता है भुजा, भुजा कोण भुजा, मान लिया आपको पता है कि AB बराबर है PQ के और भुजा उसके बाद कोई एक कोण एंगल A बराबर है एंगल P के, फिर उसके बाद भुजा, भुजा मतलब इसी के संलग्न भुजा AC बराबर है PR के। ये नहीं कि ये भुजा और ये कोण और ये भुजा ले लें, BC नहीं, BC नहीं ले सकते हैं, BC QR नहीं, तब भुजा भुजा, ये भुजा भुजा कोण हो जाएगा, वो दूसरी चीज है। यहाँ पर क्या हो रहा है, भुजा कोण भुजा, मतलब दोनों भुजाओं के अंतर्गत जो कोण आ रहा है वो कोण चाहिए। तो भुजा कोण भुजा, ये AB बराबर है PQ के, AC बराबर है PR के और एंगल A बराबर है एंगल P के, तो भी कहेंगे कि ट्रायंगल, फिर से क्या जा रहा है, अगर हम A से शुरू कर रहे हैं, A B C पे जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से यहाँ शुरू करेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। A किस पे जा रहा है, P पे, P और P AB साइड किसके इक्वल है, PQ के, तो यहाँ पे आ गया PQR। तो हमें इसमें 6 चीजें इक्वल करने की जरूरत नहीं है, मतलब तीनों साइड तीनों एंगल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बस हमें 3 चीज पता चल जाए, दो भुजा और उनके अंतर्गत अगर कोण दोनों ट्रायंगल के बराबर हैं तो भी वो दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे। तो इससे अब इस सर्वांग समता से कुछ चीजें भी और निकलती हैं। तो पहले और दूसरा, ये तो पहला सर्वांग समता था, SAS हो गया। उसके बाद इसी से हम दूसरा एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, ASA। अच्छा, तो ये SAS हो गया। नेक्स्ट आता है सेकंड ASA सर्वांग समता। तो अब यहाँ पर A मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का क्या मतलब है कि दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड, दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड। जैसे हमने मान लिया एक एंगल ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनके बीच का जो इंक्लूडेड साइड होगा, दिस इज इफ दिस इज A B C, दिस इज P Q R, सो इनके बीच का इंक्लूडेड साइड जो होगा वो इक्वल है, ठीक है, होगा नहीं, मतलब कि अगर दो एंगल आपको गिवन है इक्वल है और उनके बीच के इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो ट्रायंगल आपका सर्वांगसम होगा। सो ये एक दूसरा सर्वांग समता का विगृहित हो गया, इसको आपको यूज करना है सर्वांग समता दिखाने के लिए। तो एक्सरसाइज 7.1 जो है उसमें आपको दो प्रमेय इस्तेमाल करने हैं, ASA और SAS। अब इसको इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन मैं लगाती हूँ, उसको देखिए कैसे लगाया जाता है। एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण 2 है, एग्जाम्पल 2 है, क्या है
बोला जा रहा है कि ए भी एक रेखाखंड है। चलिए ए भी एक रेखाखंड मान लिया, दिस इज ए, दिस इज बी, और रेखा एल इसका लंब समद्विभाजक है। भाजक है मतलब ये एक लाइन है जो इस पे परपेंडिकुलर भी है और इसको समद्विभाजित भी कर रहा है। मतलब ये जो अगर सी हो गया तो ए सी और बी सी इक्वल है। यदि एल पर स्थित पी कोई बिंदु है, अब एल पे कोई पी पॉइंट रखती है, ठीक, तो दर्शाइए पी बिंदुओं ए और बी से समदूरस्थ। तो पी ए से और बी से, तो यहाँ पे इसको मिला दें, दिस इज पी ए एंड दिस इज पी बी। तो हमें दिखाना है कि पी ए इज इक्वल्स टू पी बी। थोड़ी सी इसका साफ फिगर बन सकता था, फिर से बनाते हैं। सो वी हैव a line AB, line segment AB. Now a line perpendicular to AB. Here is the point P. So we have to show PA is equals to PB. ये हो गया A, B, ये C और ये P। तो हमें क्या पता है कि AC BC के इक्वल है, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। वी हैव टू शो दैट कि AP क्या शो करना है कि AP इज इक्वल्स टू BP, ये हमें शो करना है, टू शो। तो देखिए कैसे दिखाएंगे। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये दो ट्रायंगल हैं। अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम किसी तरह सर्वांगसम दिखा दें तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्व अंग सम, सारे अंग एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम ये अपने आप ये दोनों साइड एपी और बीपी इक्वल हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये साइड तो हमें दिख रही है कि ये साइड इसके इक्वल है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए पी सी तथा त्रिभुज बी पी सी में क्या इक्वल है, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, फिर एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी 90 डिग्री। या इसको थोड़ा सा और अच्छे लहजों में लिखें तो इसको ऐसे ना लिख के लिखेंगे एंगल ए सी पी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी पी। थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं ताकि फिगर के साथ दिखे। ओके, ये दिखा ए सी पी इज इक्वल्स टू बी सी पी, फिगर के साथ देखिए। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि ये जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, कॉमन है। तो लिख सकते हैं पी सी इज इक्वल्स टू पी सी, ये हो गया कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हो जाएगा, अभी हम कॉमन लिखते हैं। ओके, तो अब हमें मिल गया एक साइड ये, एक साइड ये और बीच का एंगल। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो गए। तो सर्वांगसम हो गए तो कौन कौन से हो गए, अब इसको लिखने में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो P दोनों में कॉमन है, तो P से स्टार्ट करते हैं, ट्रायंगल P। P के बाद क्या आएगा C, P के बाद ले लेते हैं PCA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। तो ये जब कॉमन हो गया तो इससे क्या हो गया कि PCA इज इक्वल टू PCB। तो अब हम इसी से लिख सकते हैं। अब इससे क्या लिख सकते हैं कि PC बराबर PC होगा है, CA बराबर CB होगा है, और PA ये PA बराबर PB होगा। ये यहाँ लिखने से पहले क्या लिखेंगे, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता के नियम से। और यही हमें दिखाना था कि PA बराबर PB है। सो वी हैव शोन दैट PA इज इक्वल टू PB। तो जरूरी नहीं कि आपको हमेशा सर्वांग समता बोले कि दो दिखाइए दो ट्रायंगल सर्वांग सम है। हो सकता है कि वो कुछ और क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए, ये तो आपको सर्वांग समता दिखाना होगा। ठीक है, मतलब पॉइंट ये है कि डायरेक्ट क्वेश्चन सर्वांग समता का ही नहीं बल्कि कुछ और पूछा जा सकता है, वो सर्वांग समता के थ्रू दिखाना होगा। तो नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। आप लोग करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।